एक नॉर्मल फैटी ब्रेस्ट के कंपैरिजन में डेंस ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बेसलाइन रिस्क की ज्यादा होता है। किसी क्लिनिक पे अपना स्कैन कराने जाते हैं तो ये डिसाइड करके नहीं जाना चाहिए कि हमें तो ये टेस्ट कराना है। नाउ ये चीजें दिखती ही नहीं है अल्ट्रासाउंड पे, तो अगर आपको एक नेगेटिव अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिला है दैट डजंट मीन कि आपकी स्क्रीनिंग नॉर्मल आ गई है। लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। MRI करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, मैमोग्राफी करना है, तो आप हमको ये बता दीजिए करना क्या है। कुछ ये चीज कोई गठान नहीं है, ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखेगी, ये MRI पे नहीं दिखेगी, ये सिर्फ मेमोग्राम पे ही दिखेगी। इसीलिए मेमोग्राफी तो एकदम की स्कैन है जो हर फीमेल को स्क्रीनिंग के लिए कराना है। लाइफस्टाइल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में, कि ओबेसिटी है, हाई BMI ओबेसिटी, अल्कोहल है, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग है, स्मोकिंग है, ये सब चीजें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। तो इनको जितना हो सके नहीं करना चाहिए। कैंसर सिर्फ होता है ये जानना बहुत नहीं, इट्स नॉट इनफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह कुशवाहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर में हमने एक सीरीज बनाई थी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। उस समय मेरे पास काफ़ी सवाल आए कि मैडम CT कब कराना है, USG कब कराना है, MRI कब कराना है, मैमोग्राफी कब कराना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन सारे सवालों के जवाब उन्हीं से लें जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। So today we have with us Dr. Shivya Parashar, a very good friend of mine, a very well-renowned radiologist, she is specialized in breast imaging and intervention. So we have with us today Dr. Shivya Parashar. Hi Priya, thank you for having me here. यार ये बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने लोग कुछ एक अवेयरनेस और सही चैनल के थ्रू हम सही लोगों के थ्रू हम अगर लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस से जुड़ी हुई हैं। और इमेजिंग को लेके ना काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी कुछ डाउट्स होते हैं, तो मुझे लगा कि एक रेडियोलॉजिस्ट ही इन डाउट्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता है। डेफिनेटली। तो देखते हैं, लेट्स सी। और आपके पास डाउट्स आए हैं, लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। श्योर। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन शिवा मेरे पास आया है कि मैनी पीपल एसोसिएट ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स ओनली विथ लम्प, व्हाट अदर सटल चेंजेस शुड वन बी अवेयर ऑफ। मतलब सबको ये लगता है कि अगर लंप है तो ही ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, अदर देन दैट अगर लंप नहीं है तो ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो लोगों का पूछना ये है कि अदर और कोई ऐसे चेंजेस आ सकते हैं क्या ब्रेस्ट में जिसके कारण आपको, जिस चीज़ के लिए आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या लंप ही मिले तभी हम समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। यस, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऐसा ही सोचते हैं कि सिर्फ गठान या लंप ही ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम है और बाकी चेंजेस को वो इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे स्किन की थिकनिंग होना, रेडनेस होना, निपल का सडनली अंदर जाना, कोई भी वाटरी या रेडिश निपल डिस्चार्ज होना। और ऐसे में ये फिर धीरे धीरे डिजीज एडवांस हो जाती है। इसके अलावा जब भी हम रेगुलरली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, अगर आपको ब्रेस्ट के साइज और शेप में कोई चेंज दिख रहा है तो हमें उसे भी इमीडिएटली दिखाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आर्मपिट में भी अगर कोई फुलनेस या कोई मास लग रहा है, इनफैक्ट आपको अगर ब्रेस्ट में कोई भी नॉर्मल से अलग चेंज दिख रहा है तो उसे इमीडिएटली आपको दिखाना चाहिए। हाँ, उसके लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हमको अवेयर करना पड़ेगा पेशेंट्स को। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यह है कि हाउ डज ब्रेस्ट डेंसिटी अफेक्ट बोथ रिस्क एंड द एक्यूरेसी ऑफ इमेजिंग। लोगों का पूछना ये है कि ब्रेस्ट डेंसिटी से कोई फर्क पड़ता है क्या? इमेजिंग पे कोई फर्क पड़ता है या उसकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क पड़ता है या कोई रिस्क? एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही सही बात है। ब्रेस्ट डेंसिटी बस एक कोई अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी का टर्म नहीं है। ब्रेस्ट एक्चुअली दो तरह के टिश्यू से मिलके बना होता है, फैटी टिश्यू और फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये जो फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसे ही हम जब पे ज्यादा होता है तो उसे हम ब्रेस्ट डेंसिटी बोलते हैं। डेंस ब्रेस्ट है। एक नॉर्मल फैटी ब्रेस्ट के कंपैरिजन में डेंस ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बेसलाइन रिस्क ही ज्यादा होता है। दैट इज 1.2 से 6 टाइम्स तक रिस्क ज्यादा होता है। और जब हम मेमोग्राम करते हैं तो ये डेंस टिश्यू वाइट दिखता है और ब्रेस्ट कैंसर भी वाइट दिखता है, तो कैंसर लिटरली हाइड हो जाता है। और मेमोग्राफी की जो सेंसिटिविटी होती है वो डेंस ब्रेस्ट में 30 से 40% तक ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए हमें साथ में अल्ट्रासाउंड या MRI जैसी एडिशनल इमेजिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है डेंस ब्रेस्ट में। हाँ, मतलब बेसिकली लोगों का यही पूछना होता है कि हमको अल्ट्रासाउंड कराना है या हमको मैमोग्राफी कराना है, तो ब्रेस्ट डेंसिटी के बारे में उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो जब भी अगर आप
किसी क्लिनिक पे अपना स्कैन डिसाइड कराने जाते हैं तो ये डिसाइड करके नहीं जाना चाहिए कि हमें तो ये टेस्ट कराना है। एग्जैक्टली। आपकी एज, आपका रिस्क और आपकी ब्रेस्ट की डेंसिटी के हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि आपको मेमोग्राफी चाहिए या अल्ट्रासाउंड चाहिए या साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक्चुअली लोगों को यही पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे रीड फ्रॉम गूगल एंड देन दे कम, हाँ और वो डायरेक्टली यही बोलते हैं कि मैडम आप तो मेमोग्राफी करा दो। तो हाँ, उनको ये कुछ समझाना मुश्किल हो जाता है कि मेमोग्राफी करानी चाहिए या अल्ट्रासाउंड ही ये आपके लिए सब अच्छा कुछ है। पेशेंट की ये हर पेशेंट के लिए जो स्क्रीनिंग प्लान होता है या डायग्नोस्टिक प्लान होता है ये पर्सनलाइज्ड होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आर देयर पैटर्न और रिस्क मार्कर्स दैट कैन बी डिटेक्टेड इवन बिफोर सिम्टम अपीयर्स? तो लोगों का पूछना ये है कि क्योंकि अब लोग स्क्रीनिंग और अवेयरनेस पे ज्यादा जा चुके हैं, तो लोगों का पूछना बेसिकली ये है कि हम इसको पहले किसी चीज से डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, स्क्रीनिंग का तो मतलब ये होता है कि जब आपको सिम्टम पता चल रहा है उससे करेक्ट। पहले ही हमें कैंसर का डिटेक्शन करना हम्म। है। मैमोग्राफी 5 mm तक की साइज से इतने छोटे कैंसर को भी इतना जल्दी पकड़ सकती है। जब हमें कैंसर जब फील होने लगता है तो ये दैट वो यूजुअली एक लेमन के साइज का होता है। करेक्ट। दैट इज मोस्टली स्टेज 3 एंड 4। हम्म। जब हम कैंसर मैमो पे डिटेक्ट करते हैं, हमारा गोल है कि हमें बेरी साइज का कैंसर डिटेक्ट करना है एज इन स्टेज 1 और 2। करेक्ट। उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, सर्वाइवल रेट नियरली हम्म। 100% हम्म। होती है। तो जब हम ये स्क्रीनिंग करते हैं तो इसमें हम अर्ली सीए बिफोर सिम्टम अपीयर्स वी कैन डिटेक्ट। इसके अलावा भी मैमोग्राफी में ऐसे मार्कर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट की डेंसिटी, माइक्रो कैल्शियम, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, जिससे हम कैंसर पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ हाई रिस्क लीजन्स होते हैं जिनका फ्यूचर में कैंसर डेवलपमेंट की रिस्क होती है, उनको डिटेक्ट करके उनका अप्रोप्रिएटली बायोप्सी करके टाइमली उनका फॉलो अप या सर्जरी करके आप कैंसर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रो कैल्सिफिकेशन और ये डिस्टॉर्शन बताया, तो ये लोगों को मतलब हम और इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बताया जा हाँ, सकता है? तो लोग सोचते हैं कि हमसे सोनोग्राफी करा लें और वो नॉर्मल आ गई तो ब्रेस्ट नॉर्मल है। करेक्ट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे छोटे छोटे कैल्शियम के पार्टिकल होते हाँ, हैं, एग्जैक्टली। ये ब्रेस्ट में डिपॉजिट होते हैं। अब ये कैंसर भी हो सकते हैं, बिना कैंसर के भी हम्म। हो सकते हैं। इनका एरिया, इनकी शेप, इनका पैटर्न हम स्टडी करते हैं और ये असेस करते हैं कि इसमें कैंसर होने का कितना रिस्क है। नाउ ये चीजें दिखती ही नहीं है अल्ट्रासाउंड पे, तो करेक्ट। अगर आपको एक नेगेटिव अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिला है दैट डजंट मीन कि आपकी स्क्रीनिंग नॉर्मल आ गई नॉर्मल आ है। गई। करेक्ट। 40 के बाद जब आप स्क्रीनिंग कराओगे तो यू हैव टू गेट अ एनुअल मैमोग्राम ओनली। हम्म। अल्ट्रासाउंड का स्क्रीनिंग में कोई हाँ, रोल दैट इज द नहीं है। प्रोटोकॉल। करेक्ट, करेक्ट। इसी तरह से आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन एक इस तरह से समझिए कि नॉर्मल जो ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा है एक फ्लो में है और आपने पानी में एक पत्थर मारा और हाँ, रिपल्स आ गए, तो करेक्ट। बेसिक ब्रेस्ट का फ्लो डिस्टर्ब हो गया है। हम्म। ये चीज कोई गठान नहीं है, ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखेगी, ये एमआरआई पे नहीं दिखेगी, ये सिर्फ मेमोग्राम पे ही दिखेगी। करेक्ट, करेक्ट। इसीलिए मैमोग्राफी तो एकदम की स्कैन है जो हर फीमेल को स्क्रीनिंग के लिए कराना ही होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल अब सब टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग, एआई और बहुत सारी 3D और ये सारी बातें कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो मेरे पास है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजीज लाइक 3D मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई चेंज द वे वी डिटेक्ट अर्ली एबनॉर्मेलिटीज? यस, आजकल तो इतना प्रॉमिसिंग हो गया है ये एरिया, जैसे डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस आ गया है, जिसे 3D मेमोग्राम कहते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट के छोटे एक एक स्लाइस होते हैं सीटी स्कैन की तरह, तो ओवरलैप टिश्यू हट जाता है और छोटे से छोटा कैंसर भी डिटेक्ट होता है और एडिशनल जो व्यूज होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में कॉन्ट्रास्ट इनहेंस अल्ट्रासाउंड आ गया है, माइक्रोवेस्कुलर फ्लो आ गया है, ऑटोमेटिक अल्ट्रासाउंड आ गया है। इन सब से बहुत ज्यादा एडवांस हम छोटे से छोटा इन्वेजिव, छोटे से छोटा कार्सिनोमा हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर। एमआरआई ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है अपनी इमेजिंग में, बिकॉज एमआरआई ना सिर्फ आपको शेप और साइज बताती है, उसका ब्लड फ्लो बताती है और जो गठान आपको मिली है उसमें कितने सेल्स हैं, वो कितना डेंसली पैक्ड है, उसको कैंसर होने के कितने चांसेस है वो भी बताती है। तो एक तरह से आपको शेप, साइज और फंक्शन ये सब मिला के जब एमआरआई असेसमेंट देता है तो वो एक कंप्लीट मैपिंग होती है उस ट्यूमर की। इससे अर्ली भी होता है और साथ में अगर प्रॉपर मैपिंग होती है तो सर्जन के लिए बहुत इजी हो जाता है कि करेक्ट। पूरा ब्रेस्ट हाँ, रिमूव करना है या कि ब्रेस्ट नहीं। सेव किया जा एग्जैक्टली, सकता है। एग्जैक्टली। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना, मतलब मोस्टली आज क्वेश्चन यही है कि हाउ डू यू डिसाइड विच इमेजिंग मोडालिटी टू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट? लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। एग्जैक्टली, एमआरआई करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, मैमोग्राफी करना है, तो आप हमको ये बता दीजिए करना क्या है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि आप हमारा सब कुछ करा दो, तो ओके, उनको ये बताना मुश्किल होता है। तो यस।
मैं ये चाहती हूँ कि बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट ये सही इंफॉर्मेशन लोगों में जाए कि उनको किस पर्टिकुलर जगह पे किस पर्टिकुलर एज में या कौन सा कैंडिडेट कौन सी एज में रिक्वायर्ड उसको कौन सी इमेजिंग रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली ये एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से और अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछिए, खुद से मत डिसाइड करिए करेक्ट। गूगल बेस्ड इंफॉर्मेशन पे कि आपको कौन सी हम्म। स्कैन करानी है। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, आपकी स्क्रीनिंग भी मेमोग्राफी से होगी। आपकी जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसका असेसमेंट भी मेमोग्राफी विद अल्ट्रासाउंड, अगर जरूरत पड़ी तो बायोप्सी या एमआरआई, ऐसे करेक्ट। होता है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपके केस में पहले अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, और हाँ, अगर हमें कुछ सस्पिशियस लगा तो ही हम मेमोग्राफी करेंगे। इसके बाद आती है ब्रेस्ट की डेंसिटी। ब्रेस्ट की डेंसिटी अगर डेंस है तो हर आपकी एज चाहे 40 हो चाहे 50 हो, आपको साथ में अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराने की जरूरत पड़ सकती है। फिर होता है एक रिस्क फैक्टर। अगर आप एक नॉर्मल रिस्क की फीमेल हो तो आपके लिए एनुअल स्क्रीनिंग मेमोग्राम होता रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक म्यूटेशंस हैं तो आपके लिए स्क्रीनिंग में अर्ली एज से ही एमआरआई ऐड करना पड़ता है। Next question we have is many women hesitate to get screened due to fear of or myths. How can they overcome this? मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग नहीं करानी है, ऐसा ना हो मैमोग्राफी से कुछ डैमेज हो जाए, या कोई बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कराना। दिस इज एक्चुअली ट्रू। ये मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ कि पेशेंट को पहली बात लगता है कि मेमो में तो बहुत पेन होगा, और उन्होंने क्या होता है पुरानी मशीनों पे किसी के पास एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, उनसे सुना सुनाई बातें ऐसी हो जाती है कि उन्हें लगता है मेमो में बहुत पेन होगा। दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। एक जस्ट ब्रेस्ट को दोनों प्लेट्स के बीच में रखते हैं, फिक्स करते हैं, दिस इज माइल्ड डिस्कम्फर्ट नॉट पेन। दूसरा, उनको लगता है बहुत सारे लोगों को कि मेमो में अगर हम टिश्यू को गांठ को दबाएंगे तो फट के पूरी बॉडी में फैल एग्जैक्टली जाएगी। ये बहुत सही चीज बोली। कॉमन, हाँ, ये हाँ। कॉमन है कि अगर वो उसको अगर अंदर ट्यूमर दब गया और वो फट गया तो फैल जाएगा, लोगों को जबकि ऐसा लगता ये है। एकदम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिना मेमोग्राफी के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं होता है, और ये इतना रूटीनली किया जाता है। कैंसर फैलता है इग्नोरेंस से, ना कि मेमोग्राफी से। उनको रेडिएशन रिस्क का बहुत डर आजकल लगता है आफ्टर बीइंग सो एजुकेटेड। सो मेमोग्राफी स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, लो डोज एक्सरे सिस्टम है, और उसे इतना सेफ डोजेस में रखा गया है कि मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग से कैंसर होने का रिस्क नहीं होता है। जैसे हम रूटीनली फ्लाइट लेते हैं, उसमें कुछ रेडिएशन होता है, हमारा बैकग्राउंड रेडिएशन 7 वीक्स में इतना होता है, उतना ही एक मेमोग्राम का रेडिएशन होता है। इट्स नॉट कॉजिंग कैंसर, बट इस डर से अगर आप मेमोग्राम नहीं करा रहे हो तो यू आर मिसिंग एन अर्ली कैंसर, और करेक्ट। अर्ली कैंसर मिस होना इज मोर रिस्की। करेक्ट। तो हमें अपने ऑप्शंस वे करने चाहिए, और हमें अच्छे से मतलब अपना एनुअल स्क्रीनिंग मेमोग्राम इन मिथ्स की वजह से मिस नहीं करना चाहिए। शिव्या, अब हम बात करते हैं इंटरवेंशन गाइडेड इमेजिंग की। तो वंस द एबनॉर्मलिटी इज डिटेक्टेड, हाउ डज इमेजिंग हेल्प्स इन गाइडेड मिनिमल इन्वेसिव बायोप्सीज एंड सो एवरीथिंग? बेसिकली बायोप्सी इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे आपने कोई लीजन डिटेक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करना। करेक्ट। उसमें आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड या मेमो गाइडेड या एमआरआई गाइडेड बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो इमेजिंग गाइडेड बायोप्सीज होती है वो एक्यूरेट होती है। देखिए, कोई भी कैंसर, कोई भी ट्यूमर, अगर उसे प्रॉपरली असेस करना है तो उसके हाईएस्ट सेल्यूलर एरिया से अपने को सैंपल लेना होता है। करेक्ट। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में हो, कोई लाइट नहीं है, आप उसे टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो देर आर आपको टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट। एंड चांसेस ऑफ मिसिंग टारगेट ज्यादा होता ज्यादा है। होगा। अगर आप एक लाइट उसी में ऑन कर दो तो आप अपने टारगेट को एग्जैक्टली रीच कर सकते हो करेक्ट। कम टाइम में, और विद मिनिमम डैमेज टू सराउंडिंग्स। करेक्ट। करेक्ट। इमेजिंग बस वो लाइट है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली बायोप्सीज आर अल्ट्रासाउंड गाइडेड। तो हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखते हैं, हम रियल टाइम में नीडल को जाते हुए देखते हैं। नाउ बीइंग अ ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट, यू नो कि कौन सा एरिया सिस्टिक है, किसमें से फ्लूइड आएगा, कहाँ सेल्यूलर एरिया है। बहुत सारे ऐसे मार्कर्स होते हैं, वो सिर्फ तब पॉजिटिव आते हैं जब आप कैल्शियम को इन्वॉल्व करो। बहुत सारे मार्कर्स तब नेगेटिव आते हैं अगर आपने वेस्कुलैरिटी वाला, ब्लड सप्लाई वाला एरिया छोड़ दिया। तो ये सब अपने दिमाग में रखते हुए आपको एक्यूरेट टारगेटिंग करनी है। तो ये, और इट्स वेरी सेफ एक्चुअली, इट्स वेरी फास्ट। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में आपको दिखता ही नहीं है मास, तो आप मेमोग्राफी गाइडेड बायोप्सी करते हो, उसको स्टीरियोटैक्टिक करते हैं। कई बार लीजन इतने छोटे होते हैं, सिर्फ एमआरआई पे दिखते हैं, तो हम एमआरआई गाइडेड भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इमेजिंग हेल्प करती है कि आप
पहले ये देखो बायोप्सी करके कि लीजन कैंसर है भी या नहीं, और अगर है तो वो किस ग्रेड का है, उसमें कौन से रिसेप्टर पॉजिटिव है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। करेक्ट, तो एक्यूरेसी रेट बेसिकली इसमें बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि कैन इमेजिंग प्रिवेंट अननेसेसरी सर्जरीज? यस इट कैन। सो बेसिकली इमेजिंग करने का मतलब ही होता है कि व्हेन एक पेशेंट किसी सिम्टम के साथ आ रहा है तो उसका रिस्क क्या है, उसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। इसके लिए हम एक रिस्क स्कोर प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं बायरेट स्कोर। अगर मान लो आपका बायरेट स्कोर 1 आता है मतलब एकदम नॉर्मल है, 2 आता है, 3 आता है, आपको किसी बायोप्सी की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉलो अप लगेगा 3 के लिए। अगर 4 और 5 आता है तो ही आपको बायोप्सी करनी है। नाउ हम ये भी देखते हैं कि 4 में रिस्क थोड़ा कम होता है, 5 में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आपको इसको एक वर्डिक्ट नहीं मानना है। रिपोर्ट वर्डिक्ट नहीं होती, रिपोर्ट बस प्रिडिक्ट करती है कि ये हो सकता है। उसके बाद आप इमेजिंग गाइडेड बायोप्सी कर सकते हो और आप अननेसेसरी कट स्ट्रेस सर्जरी से बच सकते हो। अगर बिनाइन आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मलिग्नेंट आता है तो सर्जन आपके लिए सर्जिकल प्लान डिसाइड करेंगे। और अगर आपका बायरेट्स 1, 2 या 3 आता है तो आपको बायोप्सी की भी जरूरत नहीं है। मतलब लोगों का यही दिमाग में रहता है कि अगर छोटी सी भी गिठान आ गई है तो अब हाँ आप बस इसको निकाल दो। हाँ। तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज को आप निकाल निक- करके ही नहीं कर सकते हो अनटिल हम्म। अनलेस आपका ब्रेस्ट सर्जन या रेडियोलॉजिस्ट या ऑन्को सर्जन आपको ये ना बोले कि अब आपको इंटरवेंशन की की या जरूरत। सर्जरी की जरूरत है। ऑल्सो बिना बायोप्सी के सर्जरी नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्जन को भी ये पहले डिसाइड करना पड़ता है करेक्ट। कि उसे किस तरह से इस गठान को टैकल करना है, हम्म। इसका टोटल एरिया क्या है, इसका पूरा ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले इमेजिंग, फिर बायोप्सी, एंड देन इफ नीडेड ट्रीटमेंट, जैसा कि आपके सर्जन हाँ, आपको गाइड जैसे हम वो करेंगे। ट्रिपल असेसमेंट का यस जो फॉर्मूला यस। हम यूज करते जी। हैं कि क्लिनिकल करना है, टिश्यू करना है और इमेजिंग करना इमेजिंग है, कर, उसके बाद फिर हम कुछ तो उसका उसको ट्रीटमेंट स्टेप प्लान बाय करेंगे। स्टेप्स फॉलो करेक्ट। करना है, कुछ करेक्ट। स्किप नहीं करना तो शिवा, जैसे हमने बात की कि इमेज गाइडेड बायोप्सी की, इसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये कितना सेफ है। है? हाँ एक्चुअली बहुत सारे लोग, इसमें दो तरह की बातें हैं। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि बायोप्सी के लिए अगर अब तुमने किसी लीजन को छेड़ा तो करेक्ट। वहां से वो पूरी बॉडी में फैल चला जाएगा। जाएगा। बट अगेन मैं यही बार बार कहना चाहूंगी कि बायोप्सी करने से कोई भी कैंसर फैलता नहीं है। इट इज सुपर सेफ लॉग्ड। इट शुड बी हाईलाइटेड। एग्जैक्टली उनको लगता है डायरेक्ट निकाल क्यों नहीं करेक्ट। दिया, हाँ। ऐसे तो फैल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इट्स सेफ। एंड ऑल्सो उसके इस वेरी स्मॉल प्रोसीजर, छोटी सी कट, लोकल एनेस्थीसिया, बाद में मिनिमल आपको हल्का सा स्किन का कलर चेंज हो सकता है, हल्की सी ब्रूजिंग हो सकती है, हल्का डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसे कोई सिग्निफिकेंट इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते हैं। हाँ, जैसे नॉर्मल इंसान को चोट लगती है और वो हाँ, ठीक हो जाती है कुछ और वो दिनों में। अपने आप ठीक हो करेक्ट। जाती है। करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हाउ डू जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल टुगेदर इन्फ्लुएंस ब्रेस्ट हेल्थ? जेनेटिक्स क्या करता है, जेनेटिक्स आपका नेचुरली बेसलाइन रिस्क ही हाई कर देता है, बट इट्स नॉट 100% कि आपका जेनेटिक रिस्क हाई है तो आपको हाँ, ब्रेस्ट कैंसर होगा हो ही। ही इट्स जाएगा। जस्ट कि आपको स्क्रीनिंग के लिए ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। जैसे किसी को ब्राका 1, 2 पॉजिटिव आता है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो उनको बस रेगुलर स्क्रीनिंग करनी होती है। नाउ लाइफस्टाइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में, कि ओबेसिटी है, हाई बीएमआई ओबेसिटी, अल्कोहल है, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग है, स्मोकिंग है, ये सब चीजें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं, करेक्ट। तो इनको जितना हो सके नहीं करना चाहिए। Are there any preventive strategies patient can adopt if imaging shows potential risk तो markers? सबसे पहले अगर आपको कोई रिस्क मार्कर डिटेक्ट होता है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी, दैट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप कि अब Exactly. हमें स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन स्टार्ट करना है। बेसिकली आप फर्स्ट अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, अल्कोहल स्मोकिंग ये सब से आपको बचना है। Correct. एंड देन अगर आपको कुछ हाई रिस्क है, उस अगर आपको कोई लीजन है तो उसको बायोप्सी करिए, सर्जरी या फॉलोअप जो भी नीडेड है। अगर आपको कोई लीजन नहीं है तो मोस्टली ऐसे केसेस में यंग ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलते हैं, तो हम बहुत अर्ली एज पे 25 की एज से ही एनुअल एमआरआई स्टार्ट कर देते हैं ऐसे केसेस में, तो उससे हम छोटे से छोटा कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए एक फॉलो अप पे ही रहना होता है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। So now we are taking next question, which is what is your advice for patients to interpret their imaging result without panic? ये बहुत important है क्योंकि आप जब कभी भी किसी को ये बताते हो कि इमेजिंग में कैंसर आया है या कैंसर जैसे लक्षण आए हैं तो पेशेंट बहुत पैनिक कर जाता है।
तो इसको मतलब कैसे आप सो बेसिकली सबसे अच्छी बात है होती है कि आप अपने डॉक्टर से एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो, दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि बात करने से तो आधे से ज्यादा डर खत्म ही हो खत्म हो जाता जाता है। और आजकल जो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि लोग वर्ड पढ़ते हैं, प्रोबेबली बिनाइन, देन हाई सस्पिशियस या नीड्स है। फॉलो अप, उनको गूगल करने लगते हैं और करेक्ट। सोचने लगते हैं कि हमें कैंसर हाँ हो गया, हाँ। या फिर इग्नोर करने लगते हैं कि हमें रिस्क नहीं है। तो आपको अपने से अज्यूम नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से पूरा समझना है कि आपका क्या रिस्क है, रिस्क है तो उसे कैसे डील करना है, और आपके सर्जन आपको जैसे बता रहे हैं वैसे आपको प्रॉपर प्लान, फॉलो अप या बायोप्सी या ट्रीटमेंट या उसे छोड़ देना है, जैसा वो बता रहे हैं आपको एग्जैक्टली सेम प्लान फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अज्यूम नहीं करें, कोई गेस वर्क नहीं, जस्ट आप एक ऑनेस्टली आप अपने डॉक्टर से सब कुछ पूछ के करेक्ट। समझ लीजिए। Correct. Now we are taking last question. If you could give one action step every woman should take this year for breast health, what would it be? सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही मैसेज जो मैं देना चाहूंगी, दैट इज कि बी अवेयर। Exactly. कैंसर सिर्फ होता है ये जानना बहुत नहीं, इट्स नॉट इनफ। आपको इसके सारे लक्षण पता होने चाहिए आपको, बिकॉज नॉलेज इज पावर। Correct. अगर आपको पता है तो आप मंथली, आप हर एज से, इनफैक्ट 25 की एज से ही आप अपना मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन अपने पीरियड्स खत्म होने के सेकेंड वीक में आप करना शुरू कर दीजिए, एकदम मेटिकुलसली। उसके बाद आप अगर 40 की उम्र के पार हैं तो आप एनुअल स्क्रीनिंग कराइए, और उसके लिए आप चाहे अपना स्क्रीनिंग बड़ी बनाइए, उसको साथ में लाइए, बिकॉज सपोर्ट मिलता है। मेक इट अ रिचुअल, इसको करना ही करना है। हैव द नॉलेज, एक सही नॉलेज अपने डॉक्टर से लीजिए, गूगल से नहीं। Correct. और सेल्फ एग्जामिनेशन सीखिए एंड स्प्रेड द अवेयरनेस इन योर फैमिली, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करिए। So, as rightly said by Dr. Shivya, that knowledge is power, and with power comes responsibility. तो जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी हेल्थ की, अपने आसपास के लोगों की, अपने आसपास की महिलाओं की, आपके घर की महिलाओं की, और वो सारी महिलाओं की जो आपसे रिलेटेड है उनको अवेयर करिए, उनको स्क्रीनिंग के लिए बताइए। और अगर आपके ब्रेस्ट इमेजिंग से रिलेटेड, रेडियोलॉजी से रिलेटेड और भी कोई सवाल हैं, या रेडियोलॉजी से रिलेटेड और भी कोई सवाल है, तो हम फिर से डॉक्टर शिव्या को अपने साथ लेकर के एक और नया अवेयरनेस वीडियो शूट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस हमें भेजिए, और हम ऐसे ही आपके लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर शिव्या, आपने अपना टाइम हमको दिया, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि हम और चीज़ों पे एसोसिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर spreading good awareness and good knowledge for the people we are associated with. So it was all my pleasure. So nice to meet you. And yes, we can spread the awareness together. हम लोग इसी डायरेक्शन में आगे और भी साथ में काम करते रहेंगे।